नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। ये चुस्की ले लेते हैं और बात करेंगे उसकी। दोस्तों, मैं चाहता तो था काफ़ी दिनों से कि आपकी मुलाकात सोनाली साक्षी से कराई जाए, और हम प्रयास कर रहे हैं कि सोनाली साक्षी को जल्दी आपके सामने लेके आए, ताकि आपको इस प्रोग्राम के बारे में और बेहतर समझ आ सके। दोस्तों, सोनाली तो मिल नहीं पा रही हैं अभी, लेकिन साक्षी जो करनाल की बेटी हैं वो हमें आज मिली है। यदि हम सोनाक्षी के जीवन की बात करें तो जितना वो काम करती हैं उससे कहीं ज़्यादा समय समाज की सेवा को दे देती है। आज सोनाक्षी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, इससे आप लोगों को हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, फ़ायदे की बात बड़ी ज़रूरी है। बिना फ़ायदे के किसी भी तरह का कोई भी काम चलता नहीं है। हम बात करना चाहेंगे सोनाक्षी जी से। सोनाक्षी जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा लगता है ये चाय की चुस्की वाला प्रोग्राम? और मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है और अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़कर, आपके साथ बात कर कर। तो मैं आगे भी चाहूँगी फ्यूचर में कभी आगे भी हो तो कनेक्ट करके रहें इनके साथ, चैनल के साथ। तो ये जो ये चाय की चुस्की टाइटल है, बड़ा फेमस होता जा रहा है दिन ब दिन। गाने बने हैं इसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है, आप चाय की चुस्कियाँ लेती हैं आप भी? नहीं, मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट मैं चाय नहीं पीती। मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चाय नहीं। बट ठीक है, चाय आजकल बहुत ज़्यादा मतलब लोग इसकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा उस इनटू है, बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग। बट ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ कॉफ़ी। दोस्तों, मैम पीती हैं कॉफ़ी, हम पीते हैं चाय। लेकिन चुस्कियाँ तो कॉफ़ी की भी ली जाती हैं। कॉफ़ी की चुस्कियाँ ज़्यादा बेटर होती हैं या चाय की? हाँ, कॉफ़ी मुझे प्रेफर कॉफ़ी, कॉफ़ी ब्लैक टी पीती हैं। ब्लैक कॉफ़ी। इसका कोई फ़ायदा भी होता है? हाँ, मतलब वेट लॉस में, बट इसको लेने का भी तरीका होता है। एज एन ऐसे नहीं कि आप दिन भर पीते रहें। मतलब ट्वाइस अ डे मैं ये ज़रूर लेती हूँ। एक बार सुबह उठने के बाद, लाइक बिफोर वॉक, और एक बार मतलब इवनिंग में आई प्रेफर। दोस्तों, आपको बता दें, ब्लैक कॉफ़ी के पीछे का रीज़न जो है वो डॉक्टर साक्षी बताएंगे। ये डॉक्टर हैं BDS, और लोग पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी से वेट लूज़ करने के लिए। आपको बताते हैं ब्लैक कॉफ़ी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। सिर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। क्या ये बात सही है? माइग्रेन पेशेंट्स के लिए कॉफ़ी एक ट्रिगरिंग लगा लो आप, वो ट्रिगर करता है। तो उनके लिए कैफ़ीन, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है, तो कैफ़ीन उन लोगों के लिए मना होता है। तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, बिकॉज ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। टी वो लोग ले सकते हैं, बट कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए माइग्रेन पेशेंट्स को स्पेशली। बिल्कुल दोस्तों, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको मैंने खुद अपने ऊपर ट्रायल किया था। मेरे एक दोस्त हैं, उनको बड़ा शौक है ब्लैक कॉफ़ी पीने का, और कभी कभार वो जिद करते हैं कि आप भी मेरे साथ ब्लैक कॉफ़ी पिएं। और दोस्तों, ब्लैक कॉफ़ी पीते ही सिर में दर्द शुरू हो जाता है। यदि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर ब्लैक कॉफ़ी मत पिएं। चाय पिएं, चाय पिएं, और चाय की चुस्कियाँ लें। मैम, आपसे बात करना चाह रहे थे। आपका प्रोफेशन है, डेंटिस्ट हैं आप, और काफ़ी लंबे समय से आप इस फील्ड में वर्क कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है ये दांतों का मामला क्या है? मुझे 7 इयर्स हो गए हैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में। इससे पहले मैंने जॉब भी किया है। बट मतलब जो मैं रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ इतने सालों में, अभी भी लोग अवेयर नहीं हैं। डेंटल अवेयरनेस कम है लोगों के अंदर। इतने सालों में हम लोग बहुत कैंप्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस, मैंने काफ़ी वीडियोस भी शेयर किए हैं, सब है। बट स्टिल अभी भी लोग अपनी डेंटल अवेयरनेस के लिए काफ़ी पीछे हैं, अभी भी इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं।
मैम लोग अपने बच्चों को तो बड़ा कोशिश करते हैं समझाने के लिए भी दांतों को आपने किस तरह से ब्रश करना है, सुबह करना है, खाना खाने के बाद देखो उसके करना लिए है, भी एक तो उसके बाद भी। देखो जब जब एक बच्चे का एक पहला दांत भी आता है उसको उसी टाइम पर क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको विदाउट टूथपेस्ट करना है बेशक, लेकिन एक सॉफ्ट ब्रश लेके बच्चे का उस दांत को क्लीन रखना ज़रूरी है। स्टार्ट उसी टाइम से करना चाहिए जब बच्चे का पहला टीथ निकला है, मिल्क टूथ, दूध का दांत जिसे कहते हैं। उस टाइम पर ही आपको अवेयरनेस ये हो जानी चाहिए कि भाई हमने इसे कैसे सेव रखना है, क्योंकि आजकल बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। छोटे बच्चों में जिनके दूध के दांत हैं उनके ऑलमोस्ट सारे दांत ख़त्म हैं। जब तक वो अपनी एक नॉम मतलब 5 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं, उतने तक में वो अपने सारे दांत लूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो उनकी स्पीच में प्रॉब्लम रह हो जाती है कि वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो कभी वो क्लियर बोल नहीं पाते, लूज़ कर चुके होते हैं वो अपने दांत। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो देखने में भी पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस कम होता है, बच्चे का भी कॉन्फिडेंस कम होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि जब बच्चे के पहला दांत आया आपको तब से ही उसकी केयर करनी है उस दांत की, और उसको आपको हैबिट्स ये देनी है कि भाई हमने कैसे करना है इसे, और ताकि वो अपने लाइफ में आगे फॉलो कर सके। और रात को बच्चों को हमेशा ब्रश ज़रूर कराएं। बेशक मॉर्निंग में मैं कभी कोई मुझे कहता है स्किप हो गया, नो इश्यूज़, लेकिन रात को बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे लॉजिक है कि रात को जब हम खाना खाते हैं, हम सो जाते हैं, हमारा मुंह बंद रहता है। उस टाइम पर क्या होता है कि काफ़ी सारा थूक इकट्ठा होता है बच्चे के मुंह में। केमिकल्स भी बन जाते हैं। हाँ, वो जो थूक होता है वो केमिकल्स बनाता है, उसकी वजह से डिकेइंग होती है। अगर हम जो खाना खाया वो फंसा हुआ है या कुछ स्टिक हुआ हुआ है वहाँ पर, वो डिके करेगा, वो ख़राब करेगा। अगर आपने दिन में ब्रश किया है वो इतना यूज़फुल नहीं है, अगर रात को नहीं किया है वो ज़्यादा बेटर है, वो यूज़फुल है आपके लिए। मैम दिन का भी कैसे अगर ड्रॉप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है? दिन का मैं फिर भी देखो, आप रिंजिंग कर लो, खाना खाया आपने, कुल्ला करिए खाना खाने के बाद अच्छे से। ब्रश नहीं, देखो हम हर जगह ब्रश नहीं कैरी करके जा सकते कि हम हर खाने के बाद ब्रश करें, बट हाँ हम पानी से कुल्ला कर सकते हैं। बट रात को मैं हर किसी को प्रेफर करूँगी कि प्लीज़ आप ब्रश ज़रूर करें। मैं जिस तरह से ज़्यादा ब्रश करे भी, जैसे सुबह किया, उसके बाद खाना खाने के बाद कर लिया, फिर शाम को फिर कुछ खाया उसके बाद फिर कर लिया, रात को सोने से पहले फिर कर लिया, तो मैम जो ये हमारे दांत हैं, टीथ हैं, ये घिसते नहीं हैं? ये आपके ब्रश करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि घिसते हैं या नहीं घिसते हैं। अगर तो आपका ब्रश हार्ड है आपका, तब आपको इसको बोलते हैं एब्रेजन होना, मतलब कि जैसे उसकी एक ऊपरी परत का घिस जाना। अगर आपका ब्रश हार्ड होगा और आप उसको ज़ोर ज़ोर से करेंगे, कई लोग ऐसे ब्रश करते हैं बिल्कुल जैसे कपड़े धो रहे हैं, घिस रहे हैं पूरे, उनके बिल्कुल खड्डे बन जाते हैं दांतों के अंदर। तो हमारा जो हमें ये सोच मतलब ब्रश करना है कि जो सबसे सॉफ्ट ब्रश है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उन्होंने अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस निकाले हुए हैं। स्टिम मतलब लगा लो, स्टिम का, कोलगेट का, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, हर ब्रांड ने अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश निकाला है, और हमेशा ब्रश वो अल्ट्रा सॉफ्ट ही यूज़ करना चाहिए। हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम सोचते हैं कि जितना हार्ड हमारा ब्रश है उतने अच्छे हमारे साफ दांत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मिरर में देख के, शीशे में देखकर, अपने ब्रश, अपने टीथ देखकर कि कहाँ हमारा खाना फंसता है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, सारा वो चेक करके आपको ब्रशिंग अपनी उस टेक्निक से करनी है, और बिल्कुल सॉफ्टली करनी है। हमने खाने को निकालना है, हमने दांत को घिसना नहीं है। जो फंसा हुआ है खाना, मेन ब्रश का काम वही है कि वो उसने उसको क्लीन करना है बस। तो मैं किस तरह से कई बार खाना फंस जाता है दांत में और लोग किसी पिन के साथ नहीं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो कितना डेंजरस होता है? डेंजरस बिल्कुल होता है। आप अपनी जो स्किन के अंदर गम्स होते हैं आप उनको पियर्स कर सकते हो, उसके अंदर आपको मतलब इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है उससे। और क्या होता है कि कई लोग जैसे दांतों के बीच में एक स्पेस होता है, उससे वो टूथपिक से क्लीन करने की कोशिश करते हैं, सेफ्टी पिन से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि जितना गैप है उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो गैप। फिर उनको प्रॉब्लम होती है कि और ज़्यादा खाना फंस रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसको बोलते हैं पॉकेट्स बनना, पॉकेट्स बन जाती हैं दो दांतों के बीच में। तो इसके लिए ना एक स्पेशल ब्रशेस आते हैं जिनको बोलते हैं हम इंटरडेंटल ब्रश। वो आप अपने डेंटिस्ट से या किसी से भी या नियर बाई केमिस्ट से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अंदर भी वेरिएशंस हैं, इसलिए बेटर है कि आप पहले डेंटिस्ट से डिस्कस करें कि भाई आपको अगर स्पेस बनती है, दो दांतों के बीच में खाना फंसने की प्रॉब्लम है, तो वो आपको इस चीज़ के लिए अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह से ये काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये धीरे धीरे पॉकेट्स जो सी ये बड़े होते चले जाती हैं, दांतों में काफ़ी गैप आ जाता है, तो इस गैप को कम करने का मेडिकली कोई सिस्टम है?
कोई उपचार है क्या? एज इन देखो, इसके लिए पेरियोडोंटल सर्जरीज मेन होती हैं, लेकिन अगर स्मॉल गैप है आप उसके लिए क्लीनिंग अपनी करवाएं, और उसके बाद जो हमारा ब्रश होता है इंटरडेंटल ब्रश, उसको रेगुलरली यूज़ करें। उसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि वैरायटीज़ होती हैं, कलर कोड के हिसाब से हम लोग देते हैं। कलर कोड भी डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी वाइड है, उसके हिसाब से वो कोड आपके लिए सजेस्टेड होता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। आप अगर अपने हिसाब से करेंगे कि जैसे मैंने कोई भी कलर का चूज़ कर लिया और मेरी वो पॉकेट हमारी स्मॉल है, तो उससे वो बड़ी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आपको अगर पॉकेट इश्यूज़ हैं या पॉकेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं दांतों के बीच में, दांतों में, तो आप अपने डेंटिस्ट पे जाइए, उनसे डिस्कस करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको वो क्लीनिंग सजेस्ट करेंगे। उसके बाद वो आपको कलर कोड डिसाइड करेंगे आपका पॉकेट की लेंथ और उसकी विड्थ के ऊपर देख कर कि वो कितनी बड़ी है, कितनी मतलब ब्रॉड है, तो उसके बाद ही वो डिसाइड होगा। मैम कुछ लोग क्या करते हैं, दांतों की रिपेयर करवा के उस पे कैप करवा लेते हैं, और कैप करवाना बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाता है। कई बार कैप के नीचे भी गंदगी फंसनी शुरू हो जाती है। धीरे 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 वो कैप जो है जानलेवा बन जाती है, कैंसर तक डिटेक्ट होते हैं। तो ये क्या सिस्टम क्या है ये कैप लगाने वाला? देखो, कैप डेंजरस एज इन नहीं है, कैप कोई नुकसान नहीं करती है। कैप हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिन्होंने अपने दांत लूज़ कर लिए हैं, जिनके दांत जा चुके हैं, अब नहीं है। मेटल कैप्स होती हैं, उसमें भी वैरायटीज़ हैं कि हमने मेटल की अपनी मतलब हम पीएफएम बोलते हैं जिनको, कि ऊपर से वाइट दिखती हैं, अंदर मेटल होता है, पर उनको लगाई जाती हैं जिनके दांत नहीं है बीच में, या हमें सपोर्ट लेके दांत वहाँ पर फिक्स करके देने हैं, या जिनकी आरसीटी हो चुकी है, उसके ऊपर उन पेशेंट्स को हम दांतों पे कैप देते हैं। क्योंकि आरसीटी के बाद दांत वीक हो जाता है थोड़ा, क्योंकि रूट उसकी नर्व्स कट चुकी हैं, तो उस वजह से उसके ऊपर हमें कैप देना पड़ता है, इसलिए कि हम उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकें, बढ़ा सकें। अब किसी यंग एज में अगर किसी को चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब उसको तो कैप को देनी पड़ेगी। तो उसके लिए इम्प्लांट्स, उनके ऊपर भी, इम्प्लांट्स के ऊपर भी कैप होनी है। एज अ कैप हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं देगी, बट डिपेंड करता है कि आपने क्या क्वालिटी यूज़ करवाई है, आपने कहाँ से काम करवाया, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अपने जीवन के अंदर दांतों का बड़ा महत्व है। और जब दांतों का महत्व की बात आती है तो आपको उसी समय अवेयर हो जाना चाहिए। लोग लीजी हो जाते हैं दांतों को लेकर, ख़ास तौर पर सुबह बुर्श कर लिया तो शाम को नहीं करना, रात को नहीं करना, लेकिन ये हैबिट्स होना ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी रहेगा तो आपके जो दांत हैं उसकी जो लाइफ है वो लाइफ आपके बुढ़ापे तक बरकरार रहती है। दोस्तों, हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके दांत अभी भी ठीक है, उनकी एज होती है 60+ होती है, बेहद ही खूबसूरत दांत होते हैं। तो मैम जो ये आरटीसी आप बता रहे हैं, आरटीसी बोलते हैं इसको, आरसीटी जो लोग कराते हैं, तो आरसीटी कराने के बाद लोगों के दांत घिसते हैं या नहीं घिसते हैं? क्योंकि वो जब वो साफ़ करती है मशीन से उनको, तो उसके बाद उनको काफ़ी दिन सेंसिटिव रहता है, क्या वो होता क्या है? देखो, आरसीटी कब करानी पड़ती है, जैसे अब हमारे दांत में जैसे कहते हैं, लेमन टर्म में कहेंगे, जैसे कई लोग कहते हैं कीड़ा लग गया, तो दांत जैसे ऊपर से ख़राब होना स्टार्ट हुआ, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, प्रिकॉशंस नहीं लिए, कुछ भी ना, हमने डेंटिस्ट पे विज़िट किया, फिर एकदम से हमें कभी कभी लगता है कि हमें ठंडा लग रहा है, हमें गर्म भी लग रहा है। जहाँ हमें गर्म ठंडा लगना स्टार्ट हो जाए, जहाँ आपको लगे आपको दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो आप समझ जाइए आपको आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसका मतलब जो हमारा दांत था वो ऊपर से काफ़ी ख़राब हो चुका है, और वो जो ख़राब हुआ है वह नस तक ख़राब हो चुका है। लीकेज हो जाती है दांतों में। हाँ, जो भी आप फ्लूइड्स लेंगे, जो भी आप लिक्विड्स लेंगे, खाना लेंगे, वो आपको सारे उस दांत के अंदर जो नर्व्स हैं उसके अंदर वो जाएंगे, वो आपको सब सेंसिटिविटी, हर चीज़, मीठे के लिए, खट्टे के लिए, हर चीज़ के लिए वो फील होगी। तो तब हमें रूट कैनाल करवाना पड़ता है। रूट कैनाल में क्या होता है, दांत डेड हो जाता है, हमें उस टूथ में सेंसिटिविटी नहीं फील होती। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हॉट, या मतलब गर्म, ठंडा, मीठा, दर्द होना, ये सब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दांत की हम नस काट देते हैं, नसों को क्लीन कर देते हैं, बिल्कुल। मैम नसें बड़ी बारीक होती हैं तो उनका सारा स्टडी किया होता है आप लोगों ने, कौन सी काटनी है कौन सी नहीं काटनी। कई बार कुछ नसें कट जाती है अपने आप भी, वो कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि खुद से कटती हैं, मतलब ये डिपेंड करता है कि देखो, अगर आपने क्या किया कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप पेन किलर्स खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, दर्द को दबाए जा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो जैसे कहते हैं ना, वो ज़ख्म एक तरह से बहुत पुराना हो चुका है, तो वो
मतलब पेन नहीं करता बट वो दांत इन्फेक्टेड ही एक तरह से माना जाता है, तो तब भी हम उस दांत के लिए भी सजेशन देते हैं कि रूट कैनाल ही कराया जाए। और क्या कहते हैं, उसके लिए कोई स्कोप नहीं होता उसको सेव करने का। अगर कई लोग उसके ऊपर डायरेक्ट कैप करा लेते हैं, पेन नहीं है कुछ नहीं है, फिर वो इन्फेक्शन बन जाता है, फिर वो इन्फेक्शन करता है। और मतलब मैं उस चीज़ के लिए कभी सजेस्ट नहीं करती कि अगर आपको लग रहा है कि आपका दांत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, डिके हो रहा है, तो बेटर है उसको डेड करके फिर कैपिंग और ये सब ट्रीटमेंट आगे फर्दर किया जाए। मैम किसी ने कैप लगवाई थी दांत के ऊपर, उसको रिपेयर कराने के बाद कैप लगवा ली और उसके बाद वो काफ़ी लेजी हो गए और बड़े उनको ये लगा कि कैप लगने के बाद दांत को दूसरा जीवन मिल चुका है। लेकिन हुआ क्या कि दांत के नीचे ही, कैप वाले दांत के नीचे धीरे धीरे जख्म होना स्टार्ट हुआ और एक टाइम ऐसा है कि उसने वो कैंसर का रूप ले लिया। तो ये इतना डेंजरस भी हो जाता है। देखो कई जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसा एसिड, देखो होता तो नहीं है, बट किसी किसी में कहते हैं ना, जैसे कोई किसी के लिए एलर्जिक होता है, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन जो कैप लगी है, वो जो मटेरियल उस कैप में यूज़ हुआ है, उसके लिए उसकी बॉडी ने एलर्जिक रिएक्शन शो किया हो कि जैसे ज़ख्म हुआ, उसने अवॉइड किया, तो तभी वो कैंसरस बन गया। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये लाखों में एक कोई पर्सन ऐसा होता है कि किसी को ऐसा हो, बट मतलब मेरे अभी तक की 7 इयर्स की उसमें तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कोई केस। दोस्तों ये आपको बता दें, ये डॉक्टर सोनाली साक्षी नहीं है, ये साक्षी हैं। गलतफहमी में मत रहना, हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि ये सोनाली साक्षी से मिलवाने की कोशिश तो करेंगे और ये कोशिश दोस्तों जारी रहेगी। और आज हम बात कर रहे हैं साक्षी मैडम से। और आपको बता दें, इनका जीवन जितना अपना बिजनेस में रहता है, अपने काम में रहता है, उससे कहीं ज़्यादा समय लोगों की समाज की सेवा के अंदर भी देते हैं। वो भी जान लेते हैं किस तरह की समाज सेवा में इनका योगदान रहता है। तो साक्षी मैम, हमें पता लगा कि आप समाज सेवा के अंदर भी बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो ये उसके पीछे के क्या कारण होते हैं? एक्चुअली मतलब बस एक बार मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील हुई करके, तो इसीलिए मैं ये ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं जितना कर रही हूँ उसके अंदर से मैं अगर अपना 5% भी कुछ लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा नीड है तो मैं कर सकूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ करना। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं इन चीज़ों के लिए भी करूँ, और ऐसे लोगों के लिए जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर इन कामों में रहूँगी, आगे भी रहूँगी। मैम किस तरह के आप कैंप्स अरेंज करवाते हैं, किस तरह के लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं ताकि लोगों का जीवन ठीक हो? देखो बेसिक हमारे जो होते हैं वो डेंटल की अवेयरनेस के कैंप होते हैं। हम जागरूकता फैलाते हैं डेंटल की कि हमें कैसे अपने दांतों का, अपने ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस कैसे रखनी है, ब्रश कैसे करना चाहिए बच्चों को, बड़ों को, हमें कैसे उनको दांतों को और मतलब लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं उनकी। बेसिकली मेरे जो कैंप होते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। डेंटल की एजुकेशन हम देते हैं कि भाई टेक्निक्स देनी सारी की सारी, घर में आप क्या क्या कर सकते हो इनको बचाने के लिए। और हम लोग मेनली करते हैं कि जैसे मेरा एक रहा कौड़ी आश्रम में रहा, सेंट्रल जेल में हमने कैंप किया, और इसके बाद एक चैरिटी स्कूल्स हैं हम लोग के लिए, हम उनके साथ भी टाइड रहते हैं। और एक बस्तियों में हम लोगों ने कैंप किए हैं। और बाकी मतलब कुछ जैसे जिनको भी नीड होती है वो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं, और हम वहाँ पर जीवमंगलम के साथ भी मैं जुड़ी रही हूँ तो काफ़ी टाइम तक। बट कोविड के बाद से थोड़ा सा हमारा काम हमने स्लो किया हुआ था, बट अब फिर से हम दोबारा स्टार्ट कर दिया है। मैम आपने जियो मंगलम की बात की है, वहाँ पर तो काफ़ी पक्षी हैं, उनके दांत भी चेकअप किए कभी नहीं नहीं, आपने कि यहाँ पर नहीं? हमने ना लोगों के जो जो लोग जीवमंगलम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो लोग आते हैं उन लोगों के साथ हम लोग ने एक डेंटल कैंप रखा था, उन लोगों के लिए रखा था जो उनके फॉलोअर हैं, जो वहाँ पर सेवा के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए हमने कैंप रखा था, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनके ट्रीटमेंट्स हमने दिए थे। तो मैम वो जो पक्षी है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके आपने वैसे चेक किया है दांत, कोशिश की है क्या? नहीं नहीं नहीं, उनके दांत नहीं चेक करे हमने। तो अब की बार आप जाएंगी तो करेंगी, कोशिश करेंगे? नहीं हो नहीं पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। एनिमल के लिए नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि बर्ड्स का तो टूथ होता ही नहीं है, वो तो अपनी बीक से खाते हैं। बाकी एनिमल्स के लिए थोड़ा सा मेरे को डर लगता है तो मैं नहीं कर सकती। दोस्तों एनिमल्स जो होते हैं उनके दांतों को भी चेक करना बड़ा जरूरी होता है। जो उनके डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं, या जियो मंगलम के जो लोग हैं जो ये सेवा दे रहे हैं
वो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि बिना दांत के तो कोई भी जीव बनता नहीं है। तो सोनाक्षी, हम आपसे बात कर रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को अवेयर करती हैं, तो कोई ऐसा प्रोग्राम भी है कि जो लोग अपने घरों में हैं और अपनी फैमिली में रहते हैं, उनको अवेयरनेस करने का किस तरह का माध्यम इस्तेमाल करते हैं आप? देखो, हम लोग वीडियोस के थ्रू करते हैं। हम लोग अपने क्या कहते हैं, ग्राफिक्स बनाकर उसके अंदर कैसे हमारे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ब्रश कैसा यूज़ करें, टूथपेस्ट कैसे यूज़ करें, इन चीज़ों से ही हम अवेयर कर सकते हैं। देखो, बाकी तो लाइव तो मैं इतना नहीं हम समझा सकते किसी को भी जाकर। तो यही एक छोटे छोटे हमारे मतलब सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम समझाते हैं। तो वीडियोस थोड़ी सी शेयर की जाती हैं, व्हाट्सएप पे हम डालते रहते हैं कि भाई कैसे करना है आपको, अपना मेंटेन टू हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। बाकी तो देखो, लोग इतने एजुकेटेड हो रहे हैं, पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं, फिर भी कहीं ना कहीं है अभी भी अवेयरनेस पीछे है डेंटल के टूवर्ड्स। नहीं, दांत जिस समय हम लोग साफ करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उस समय पानी बड़ा वेस्ट होता है। वो टैब भी आजकल ऐसी होती हैं, उसको खोल दिया या बार बार बंद करें, खोलें, बंद करें, वो बड़ा वो रहता है और उसमें पानी की वेस्टेज काफ़ी होती है, फील भी होता है कई बार, चाह के भी ना उसको बंद नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है? देखो, ब्रश कोई देखो, कई लोग ना ब्रश करते हैं, वो 10-10 मिनट करते रहते हैं, पानी चलता रहेगा, 10-10 मिनट ब्रश हमेशा 2 to 3 मिनट्स करना चाहिए। आपने अपने ब्रश को गीला करा है, उस पर टूथपेस्ट लगाया है, दैट्स इट, उसके बाद बंद कर दो। अब अपने अच्छे से क्लीनिंग करो मिरर में देखने के बाद, और वॉश करो और रिंस करो। अननेसेसरी मतलब वाटर वाई टू वेस्ट, क्यों उसको चला के रखना जब हमने करना ही नहीं है। और कई लोगों को मैं सजेशन भी दूंगी कि जो 10-10 मिनट ब्रश करते हैं, कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि कई लोगों के ब्रश जो होते हैं वो ऐसे बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो चुके होते हैं, उसके ब्रिसल्स पूरे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये वो उससे कोई वो नहीं है कि क्लीनिंग हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा, ये तो वेस्ट ऑफ वाटर, वेस्ट ऑफ आपके आपके दांत उल्टा और घिस रहे हैं। पेस्ट पेस्ट का भी वो वेस्टेज हो रहा है। टूथपेस्ट भी वेस्ट करें, और टूथपेस्ट हमेशा हमने पी साइज लेना है, मतलब मटर के दाने के जितना टूथपेस्ट लेना है, ये नहीं कि पूरा ब्रश कवर करना है हमने, उतना से ही हमारी सफाई होगी। ब्रश जो टूथपेस्ट है वो हमारा सारा सिर्फ क्या करता है कि जो हमारी मतलब बैड ब्रेथ है, बैड बैड स्मेल है, उसको कवर करता है, और एक क्लीनिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। जैसे ज़्यादा उसका कोई एज इन वो नहीं है कि आप सोचो कि ज़्यादा पेस्ट लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये डॉक्टर साहब, आपने वाकई में बड़ी बात बताई है। जितना बड़ा जितना लंबा वो बुर्श के बाल होते हैं ना, लोग उतनी बड़ी वो ऐसे लेयर लगा देते हैं पेस्ट की। अब उनको मालूम नहीं है कि जौन सा एक पेस्ट 1 महीने में चलना चाहिए, वो 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। वो लोगों को समझ नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा लगाएं, थोड़ा सा ऐसे एक बार ऐसे उसको दबा दिया और बिल्कुल मटर के दाने की बिल्कुल मटर के दाने जितना। तो मैम, ये बहुत सारे कोलगेट्स मार्केट में आ गए हैं। और लाल दंत मंजन भी आता है, जैसे ईंट का पाउडर होता है ना, वैसे होता है। उसके बाद भी एक वो आता है कि क्या बोलते हैं उसको, दातुन बोलते हैं। जैसे दातुन रख लिया मुंह के अंदर, फिर उसको हाथ से रगड़ देते हैं, तो फिर ये जो हॉर्स हैं हमारे, बुल्स जिसको बोलते हैं, इनके कलर भी छूट जाते हैं। वो भी कामयाब है या नहीं है, क्या है कि एक्चुअली में सारा का सारा खेल? देखो, मैं जो टूथपेस्ट प्रेफर करूँगी, मतलब टूथपेस्ट क्या काम करता है, माउथ फ्रेशनिंग का काम करता है। माउथ फ्रेशनर आप अपनी टूथपेस्ट चूज़ करो तो उस हिसाब से चूज़ करो, जैसे नॉर्मल आपकी कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है। आजकल जो ये वैरायटी आ रही है ना आयुर्वेदिक वाली, मतलब बुरा नहीं है, बट आप कभी भी फील करके देखना कि नॉर्मल जो हम पेस्ट करते हैं और उनके अंदर क्या फ़र्क है। वो थोड़ी जो पेस्ट है ना जो आयुर्वेदिक वाली है वो खुरदरी है। उनके रेगुलर यूज़ से जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं उसमें क्या हुआ है कि साल 2 साल 3 साल बाद उनके दांतों की ऊपर की लेयर उतर जाती है, घिस जाती है, जिसके बाद वो सेंसिटिविटी की कंप्लेंट्स लेके मेरे पास आते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को वो नहीं करती कि भाई ये गलत है कुछ है। मेरे पास जैसे दंत कांति यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं और उनको मेन चीफ कंप्लेंट ये रहती है कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी है। और जब मैं पूछती हूँ टूथपेस्ट कौन सा है, दंत कांति है। दंत कांति बुरा नहीं है, बट उसका जो टेक्सचर है पेस्ट का वो काफ़ी रफ है। रफनेस की वजह से क्या होता है, वो आपको वाइटनिंग तो देता है लेकिन आपको सेंसिटिविटी, क्यों हमारे दांत की जो ऊपर की लेयर इनेमल बोलते हैं जिसे, वो उतर जाती है। तो हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, आइसक्रीम खाई, कुछ गर्म चाय ली या कुछ लिया, वो हमें सारी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रेफर करें कि आप एक नॉर्मल रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ करें जो थोड़ी माइल्ड हो या फिर माउथ फ्रेशनिंग हो।
इस टाइप की टूथपेस्ट कोशिश करें अवॉइड करना, और बच्चों को भी मत करवाएं। और सेकंड, कई बार लोग ना ऐसा करते हैं कि अपने हिसाब से ही टूथपेस्ट चूज़ कर लेते हैं, कभी वो सेंसिटिविटी की खुद कर रहे हैं, कभी वो वाइटनिंग टूथपेस्ट कर रहे हैं। आप मतलब हम वाइटनिंग टूथपेस्ट का भी एक रूल होता है कि उसको कैसे यूज़ करना है आपको, आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो वो भी क्या करेगी, आपके ऊपर की लेयर उतार देगी। तो उसके लिए आप, अगर आप ऐसी चीज़ों के टुवर्ड्स शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो आप पहले डिस्कस करो डेंटिस्ट से कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको वाइटनिंग की टूथपेस्ट यूज़ करनी है। वो आपको टेक्निक्स बताएगा इसको यूज़ कैसे करनी है, आपको वीक में कितनी बार करनी है। उसके बाद मतलब ये चीज़ें लोग जो रेगुलरली यूज़ करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं फिर आगे फर्दर, और वो रिकवर करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैम बुर्श करने का भी एक स्टाइल होता है, वो क्या स्टाइल होता है, किस तरह से उसको करना चाहिए? लोगों को मालूम ही नहीं है बुर्श करना क्या, वो सीधा वो पेस्ट लगाते हैं बुर्श के ऊपर और ऐसे, ये देखो ऐसे जुग 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 जुग, इधर से भी जुग 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 किया, जबकि करना ऐसे चाहिए। कैसे करना, कैसे चाहिए आपको क्या? देखो हम लोग कैसे प्रेफर करते हैं कि जो हमारे टीथ हैं उनको कैसे हमने दांतों को करना है क्लीन, तो राउंड मोशंस में क्लीन करना है, बैक से भी राउंड में मोशन में क्लीन करना है। हमारा जो ब्रश है सॉफ्ट होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस अवेलेबल हैं, हर ब्रांड में अवेलेबल हैं, वही यूज़ करें। पीनट साइज़ का आप वो पेस्ट लें और राउंड फिगर्स में घुमाएं ब्रश को अपने दांतों को, और शीशे में देख के बिना देखे नहीं, कि आपको भी पता चले कि कहाँ खाना फंस रहा है, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स हैं। और अंदर की तरफ से जब क्लीन करें, नीचे की तरफ, जब नीचे के दांतों को अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करना है, ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ क्लीन करना है, ऐसे। तो ये हमारे कुछ टिप्स और टेक्निक्स होते हैं, ये आप डिस्कस कर सकते हो, आप उसको गूगल कर सकते हो, देख सकते हो सिंपल की ब्रशिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। और बच्चों को भी यही सिखाया जाए, जो बाहर के फ्रंट लेयर्स हैं टीथ की, उनको हमेशा राउंड मोशंस में सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली, ऐसे ऐसे करने से कभी दांत क्लीन नहीं होंगे। जो हमारे दांतों के बीच, दो दांतों के बीच में स्पेसेस हैं, वो कभी क्लीन नहीं होंगी। जब आप राउंड करोगे तो आपको अपने आप फील होगा कि वो जगहें अपने आप क्लीन हो रही हैं। बिल्कुल दोस्तों, और आपको बता रहे हैं जैसे गूगल से भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, फेसबुक से देख सकते हैं दांतों को क्लीन कैसे करना है। मेरे पेज पर भी ये अवेलेबल है टेक्निक की कैसे, मतलब हमने, मेरा जो क्लिनिक का पेज है उस पर मैंने डाल रखा है ब्रशिंग की टेक्निक क्या होती है, तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों बिल्कुल, आजकल मैम चल पता क्या रहा है, आजकल आजकल घर में भी ना, अगर मान लो कोई डिश बनानी है, चलाओ हाँ, यूट्यूब गूगल, चला दो, बिल्कुल। यूट्यूब चला दो, उसमें देखते हैं कैसे पनीर की सब्ज़ी बनानी है, कैसे कीमा बनाना है, कैसे आज घर में कलेश करना है। ऐसे प्रोग्राम भी काफ़ी आ रहे हैं नहीं? नहीं, बस यूट्यूब आजकल एक सोर्स बना हुआ है। कोविड के टाइम से यूट्यूब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए हैं, क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं था कुछ करने के लिए, तो हर किसी ने यूट्यूब से ही हर चीज़, कुकिंग हो चाहे घर में कुछ भी काम हमने करना है, न्यू ट्राई करना है, तो यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है इस चीज़ में। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं जितनी ये सोशल साइटें हैं ना, जितने आपके सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, उतने ही आपके जीवन को ये बर्बाद भी कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर समय लोग लगाते हैं यूट्यूब के अंदर, या फेसबुक पे लगाते हैं, या अदर साइट्स हैं जैसे उस पे लगाते हैं, लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं है। बड़ा रियल चांसेस हैं, क्योंकि अब जो ये प्रोग्राम्स बन रहे हैं टोटली बिजनेस के रिकॉर्डिंग बन रहे हैं, और बिजनेस को ध्यान में रख के उनको बनाया जा रहा है, टीआरपी को कवर किया जाए भी, इस तरह की वाहियात चीज़ें भी दिखा रहे हैं लोग, जिससे समाज को नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है साक्षी? देखो, जब से कोविड आया है तब से सब कुछ ऑफलाइन बंद ही हो चुका है, ऑनलाइन है, वर्चुअल मीटिंग्स हैं, बच्चे भी हैं वो भी सारा गूगल मीट पे, एग्ज़ाम्स गूगल मीट पे हो रहे हैं। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, चीटिंग करके पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं। मतलब कुछ भी वो नहीं रहा कि ट्रस्टवर्दी नहीं रहा है कि भाई हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये अच्छे उस वे में कर रहे हैं। हम तो बच्चों से ही स्टार्ट करके देख लीजिए, आपकी गूगल से ही उनकी एजुकेशन है। कई बच्चे ऐसे हैं, मेरे खुद का बेटा जिसने कभी स्कूल ही नहीं देखा, 4 इयर्स उसकी एज है, 2 साल से कोविड की वजह से सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, ऑनलाइन है। तो मतलब आप अगर यूज़ भी कर रहे हो ऑनलाइन, तो थोड़ा सा सोच के समझ के कीजिए कि आपको कहाँ, जहाँ नीड है वहाँ आप उसको यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि ना कीजिए। इतना ज़्यादा डिपेंड मत हो जाइए ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर। हार्मफुल तो है ही है, बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है, बट हमें बेनिफिशियल साइड्स उसकी देख के चलना चाहिए। हार्मफुल के टूवर्ड्स
कोशिश करें कि भाई ना जाएं हम लोग। दोनों फेजेस होती हैं, अच्छी भी बुरी भी, तो हमें अपने आप और अपनी समझ से करना है कि हमने अच्छे वे में किसी चीज़ को यूज़ करना है या बुरे वे में यूज़ करना है। मैम जो ये आप हमसे बात कर रही हैं चाय की चुस्की पे, कैसा रहा आपको? अच्छा लग रहा है। अपने हम लोग अपनी क्या कहते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने माइंड में जो हमारी चीज़ें चलती हैं, हम उनके बारे में लोगों को अवेयर करने में अच्छा लगता है। बिल्कुल। दोस्तों ये हमारा चैनल है और जो चैनल्स का ये प्रोग्राम है अब तक टाइम्स का चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, ये दोस्तों प्रोग्राम आपके लिए स्पेशली बनाया गया है और हम चाहते हैं, हमारी सोच है कि पॉजिटिव मैसेज आपके पास आपके जहन में चले जाएं ताकि समाज एक सुंदर बन सके, सुंदर समाज का जो सपना होता है वो साकार हो सके। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी? साक्षी जी लोग आपको देख रहे हैं तो लोगों से क्या कहना चाहेंगी? मैं लोगों को यही कहूँगी कि आज जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं, अगर लोग कुछ भी उसमें से 5% भी गेन करते हैं, अगर उनको ये चीज़ समझ आई है या कुछ भी डेंटल रिलेटेड भी वो, चाहे मेरी सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जो पॉजिटिव मैंने चीज़ें बोली हैं, अगर उसमें से 5% भी किसी को मतलब गेन होता है उससे, तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, लगेगा भी सही। और मैं बाकी पेरेंट्स जो हैं, अगर जो देख रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको ये कहूँगी कि थोड़ा सा डेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने बच्चों का थोड़ा डेंटल की चीज़ों के रिलेटेड ध्यान रखें, उनको अवेयर करें। और थोड़ा सा जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि हम ऑनलाइन बच्चों को वर्चुअली इन चीज़ों में कम रखें। ठीक है, एजुकेशन आज ज़रूरी है, हम कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वहाँ तक ठीक है, बट बच्चों को थोड़ा इनटू स्पोर्ट्स इन चीज़ों में थोड़ा रखें ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश रहे। नहीं तो वो क्या है कि वो फ़ोन टीवी में घुसकर बहुत मतलब डिफरेंट अजीब सा ही सब कुछ हो चुका है। जो चीज़ें पहले थी कोविड से पहले बहुत डिफरेंट, बच्चों के वेट बढ़ते जा रहे हैं, बैठे हैं घर में, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब थोड़ी सी चेंजेस बच्चों के अंदर मेंटली उनकी फिजिकली आने ज़रूरी हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों के ऊपर। जो बच्चे हेल्थी हो रहे हैं उनको कैसे, उनकी हेल्थ को कैसे कंट्रोल थोड़ा किया सा जाता मतलब बच्चों है? को ज़्यादा बुर्श करवा दे उनसे कम हो जाएगा? नहीं नहीं, मतलब देखो रूटीन, आप उनके लिए रूटीन शेड्यूल अप करें, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स ही हैं, वही उनका स्कूल है, घर ही उनका स्कूल है, सब कुछ उनका घर पे ही है अभी जो भी है। तो पेरेंट्स ही उनके शेड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कि भाई उनको रूटीन बना के दें कि कैसे करना है। सुबह उठना है, सुबह हमने वॉक करनी है या हमने खेलना है बच्चों ने, मतलब एक ऐसा प्लान होना चाहिए, हमने इस टाइम पे पढ़ना है, हमारी इस टाइम पे क्लास है, इस टाइम पे हमारा स्पोर्ट्स होना चाहिए। तभी वो बच्चे का एक रूटीन सेटअप होगा और वो एक अच्छा हेल्दी चीज़ को अपना पाएगा। अगर वो सिर्फ फ़ोन टीवी उठा, टीवी देखता रहा, फिर फ़ोन देखता रहा, फिर उसके बाद मतलब खाया और फिर सो गया, तो ये चीज़ें एक अनहेल्दी आप उसको एटमॉस्फेयर दे रहे हो, उससे ही ये वेट गेन्स और आजकल फिर और बच्चों में ही इतनी डिजीजेज हो जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैम वो पेरेंट्स भी तो हेल्दी होते जा रहे हैं, वो भी लेजी हो गए हैं बहुत। अब ये तो वही है, अगर आप खुद पहले उन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप अपने बच्चों को उसके लिए आप बूस्टअप कर सकते हो। आज आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन हाँ कुछ टाइम में हम इस कोविड से ख़त्म जब हो जाएगा तब जाएंगे, तब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इनके लिए एक मतलब शुरू से ही एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमें सुबह इतने बजे उठना है, हमें ये काम करना है, फिर हमें मतलब अच्छी उनको हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स में आप उनको डालें, उनको अवेयर करें, तो बेटर रहेगा आगे फर्दर फ्यूचर के लिए। क्योंकि एक ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब बचपन से ही अगर आप ये चीज़ें उनको सिखा दोगे तो वो ना लाइफ टाइम तक वही चीज़ें चलती हैं फिर। तो मैम जाते जाते आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, अलग से कोई मैसेज देना चाहेंगे जिससे अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े? पहले तो मैं कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। और क्या कहते हैं, डेंटल से रिलेटेड यही बताना चाहूँगी कि थोड़ी अवेयरनेस अपने घर में भी रखें, औरों को भी अवेयर करें, खुद भी अवेयर हुएं। अगर कहीं पर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने नियर बाय कोई और डेंटिस्ट हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। हेल्दी हैबिट्स को अपनाओ, हेल्दी फूड अपनाओ, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका फूड अनहेल्दी है तो आपकी डेंटल हेल्थ और ओरल हेल्थ भी अनहेल्दी होगी। और बाकी बस बी पॉजिटिव। कोविड टाइम्स है, कोविड से हम ख़त्म हो ही जाएंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे इन चीज़ों से भी, तो पॉजिटिविटी रखें। दोस्तों ये सोनाली साक्षी, नो सॉरी यार, ये साक्षी थी हमारे साथ जो बात कर रही थी। सोनाक्षी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से अच्छे से प्रोग्राम लेके आना हमारा
नैतिक जिम्मेदारी, और हम चाहते हैं कि आपके लिए बेहद ही खूबसूरत कार्यक्रम लेके आए, जिसके अंदर टोटली पॉजिटिव बात लेके आए। जिस तरह से हमने आपको अभी जो अवेयरनेस कराई है दांतों को लेकर, दांत मेन पार्ट है और दांतों से ही सारा का सारा जो खेल है। अगर मान लो आपके दांत चले जाते हैं तो फिर आप दादी अम्मा या दादा बन जाएंगे और फिर आपको अजीब से तरीके से खाना खाना पड़ेगा, और वो मजाक भी उड़ता है, लेकिन नकली दांत आ चुके हैं मार्केट में। फिर भी कोशिश करें कि जेन्युइनली ज़िंदगी के साथ जिएं, जेन्युइन ज़िंदगी के साथ जिए, जेन्युइन आप रहें और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के साथ आगे बढ़ते रहें, और आप हमें पॉजिटिवली तरीके से देखते रहें, क्योंकि हम आपको ये प्रोग्राम्स लगातार दिखाते रहेंगे। लगभग 50 के आसपास ये हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, और हम जल्दी आपको बता देंगे कि हमारा अब कौन सा शो चलने वाला है। और दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।